आपको स्क्रीन दिख रहा होगा हमारा सभी लोग को। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे की। यस सर। हेलो। हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। भाई सच में नहीं आ रही है, अभी से कुछ बोल नहीं रहे सर।
अभी सुन पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है आवाज सबको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। There are cost of acquisition of share in a amalgamated company. If an SEC is given share of the amalgamated company, which is Indian company, in lieu of his share in the amalgamating company, okay? The cost of acquisition of such shares shall be his cost of share in the amalgamating company. आप लोग को याद होगा, आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में अमलगमेशन नाम का एक चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंट में पढ़ा होगा। यस पढ़ा सर, था ना? अमलगमेशन ऑफ द कंपनी। हाँ, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। फिर आप बता देते हैं कि जो कंपनी बंद हो रही होती है, क्लोज, उसको बोलते हैं अमलगमेटिंग। जो न्यू कंपनी जो होती है बन रही होती है उसको बोलते हैं अमलगमेटेड ना। यानी कि वेंडर कंपनी जो होती है उसी को बोलते हैं अमलगमेटिंग, और जो न्यू कंपनी होती है, परचेजिंग कंपनी होती है, उसको बोलते हैं अमलगमेटेड। भाई हाँ किसी सर। कंपनी को, किसी का दूसरी कंपनी एस लिमिटेड को अगर वाई लिमिटेड ने एक्वायर्ड कर लिया तो एक्स बंद हो जाएगी, उसका सब शेयर खरीद लिए ना, कंपनी खरीद बिक गई, एक्स बंद हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, अमलगमेट हो गई वाई में। तो अब वाई क्या करेगा, अपना शेयर इशू करेगा एक्स वाले को, ठीक है, एज ए पीसी परचेज कंसीडरेशन में। तो जो अब जो शेयर होल्डर एक्स था, वही एक्स जो है अब वाई का शेयर होल्डर बन जाएगा। तो उसको तो पैसा कुछ देना नहीं पड़ा, खाली बस शेयर कन्वर्ट हो गया है। ऐसे केस में जब वो शेयर बेचेगा तो उसकी कॉस्ट वही मानी जाएगी जो कि अमलगमेटिंग कंपनी में उसकी कॉस्ट थी, जितने में उसने लिया था। भले वो कंपनी चेंज हो गई, बदल गई, उसको शेयर बदल गया, लेकिन उसकी कॉस्ट वही मानी जाएगी, क्योंकि वाई कंपनी का शेयर उसका मिला हुआ है, एज ए रिजल्ट मिला हुआ है परचेजिंग कंपनी का, अमलगमेशन का। इसलिए जो उसकी पुरानी कॉस्ट थी वही मानी जाएगी। जैसे फिर एग्जाम्पल लें, इसको और डिफाइन हम करते हैं, डिफाइन क्लियरफाई कर देते हैं। मान लो कि हमने अगर हच कंपनी का हमने फोन, वो आपने सुना है हच कंपनी, मोबाइल नेटवर्क कंपनी जो थी हच, यस सर, सुने यस थे आप सर, लोग? बहुत पुराना मान लो कंपनी कि है हच सर। हच का हमने कोई शेयर परचेज किया था 10,000 रुपए का। बाद में क्या हो गया, ये कंपनी मर्ज हो गई जाके, इसको कंपनी कौन ले लिया पता है आपको? हच बंद हो गया, कौन ले लिया सारा रिकवर, कौन कर लिया हच को? ये तो नहीं पता है सर, लेकिन एक और कंपनी सर यूनिनार हुआ करती थी, जो कि फिर टेलनार हुई, टेलनार के बाद एयरटेल में आ गई सर। वो अलग बात है। हम बात कर रहे हैं कि हच की बात करें तो हच को वोडाफोन ने ले लिया। अच्छा। जितने भी हच के कस्टमर थे वो क्या बन गए, वोडा कस्टमर बन गए, सब उनका मर्ज हो गया। तो अगर हमारे पास हच का शेयर था तो कंपनी अब तो बदल गई, अब वोडा बन गई है। तो हम तो मान लो अगर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर जो पहले हम हच का रिचार्ज करवाते थे, अब तो हम करवाएंगे वोडा का रिचार्ज। हमारे मोबाइल में लिख के आता था पहले हच, अब लिख के आता था वोडाफोन, क्योंकि हम कंपनी अपने आप बदल गई हमारी, हम वही रह गए, कंपनी ऊपर बदल गई ऊपर ऊपर। तो इस प्रकार जो शेयर होल्डर होगा, अब पहले से जो शेयर खरीद रखा है हच का, अब वो तो शेयर होल्डर किसका बन जाएगा, वोडाफोन का। तो जो अब हम शेयर बेचेंगे वोडाफोन के नाम बेचेंगे, तो कॉस्ट क्या मानी जाएगी, हमारी कॉस्ट मानी जाएगी वही जो हच में हमने जो खरीदा, वही कॉस्ट मानी जाएगी वोडाफोन बेचने के बाद, क्योंकि शेयर तो वही है, भले कंपनी बदल गई तो क्या हुआ, हमने तो वही परचेज किया था। अब क्लियर है? यस सर। चलो अगला, ठीक कह रहा है आपसे भूमिका जी, ये बात क्लियर है? समीर क्लियर है बात सलाह? चलो हाँ सर। ठीक कह रहा है, कॉस्ट ऑफ शेयर इन रिजल्टिंग कंपनी, ये क्या कह दिया हमसे, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर in the resulting company shall be amount which peer to the cost of acquisition of shares held by the assessee in the demerged company, ठीक है, the same proportion as the net book value of the assets transferred in the demerged bears to the net worth of the demerged company immediately before the such demerger। देखो, जब कंपनी जो आपस में, दो कंपनी आपस में मिलती है उसको बोलते हैं मर्जर हो रहा है। अब कोई कंपनी अगर टूट के दो हिस्से में बट जाती है तो उसको बोलते हैं डीमर्जर। जैसे कि एक बड़ी कंपनी थी, उसका कुछ हिस्सा टूट के अलग हो गया। जैसे कि अगर रिलायंस की बात करें, धीरू भाई अंबानी की कंपनी रिलायंस थी, ठीक है, अब धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद इस कंपनी को दो भागों में तोड़ा गया। कुछ अनिल
अंबानी के हक में आया और कुछ मुकेश अंबानी के हक में आया, कुछ पोर्शन ना, कुछ सेगमेंट उनका। तो कंपनी क्या हुआ, उन्होंने डिमर्ज किया, कुछ पोर्शन मान लो, तो रिलायंस दो नाम से हो गए। जो कंपनी, दो कंपनी आपस में मिल जाती है तो उसको मर्जर करते हैं, और एक ही कंपनी टूट के अलग होती है तो उसको बोलते हैं डीमर्जर। जितने हिस्से के लिए टूट के हटी, मतलब 25% की टूट के नए कंपनी बन गई, उसको बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। यानी कि अगर किसी पुरानी कंपनी में से, उसमें से टूट करके ब्रेकअप होके कोई नई कंपनी अलग अलग हो जाती है तो बोलते हैं डीमर्जर, और जो नया कंपनी खड़ा होता है उसको बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है। तो अब आप रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, तो आप तो पहले खरीदे थे पूरे कंपनी का शेयर, पुरानी कंपनी का। अब वो कंपनी उसमें टूट के एक नई कंपनी बन गई और उसमें कुछ पोर्शन आपके इधर आ गया, तो जो हिस्सा आपका पुरानी कंपनी में था वही पोर्शन आपके रिजल्टिंग में भी माना जाएगा। बस यही बात थी, ये प्रोजेक्ट से बताया जा रहा है। कभी जब आगे जैसा क्वेश्चन जब लगाएंगे हम लोग, ये पॉइंट वहां आएगा, क्वेश्चन देगा, ये हमको पता रहेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हमें क्या लेस करना है हमको कॉस्ट के तौर पर। मेरे बाद आप जानते हैं निकालना, मेरे बाद में सारा एसेस, कंपनी के सारे एसेट्स माइनस करते हैं लायबिलिटी, बुक वैल्यू आती है उसकी, बोलते हैं नेटवर्क। कॉस्ट ऑफ शेयर इन डीमर्ज कंपनी, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द ओरिजिनल शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर इन द डीमर्ज कंपनी शैल बी डीम्ड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ द सो अराइव एट अंडरलाइन। मतलब कि डीमर्ज में जो कंपनी बची हुई है, जो टूट के अलग हो गया, वो रिजल्टिंग कंपनी हो गई, और जो कंपनी बच गया है जितना परसेंट, तो जो पहले वाली कॉस्ट थी जितना परसेंट हट गया उतना हटा दो, तो वैल्यू बची वही की कॉस्ट मानी जाएगी। 100 रुपए का शेयर था, 25 रुपए टूट के अलग हो गया है, बचा 75, 75 की कॉस्ट मानी जाएगी इस कंपनी में, और 25 कॉस्ट मानी जाएगी रिजल्टिंग वाले में। 2 से बढ़ गया इनका, 75 टूट गया, पहले 100 था, अब 75 25 मान लो, एग्जाम्पल लिया, हट गया मान लो। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ शेयर्स allotted to a shareholder of a recognized stock exchange in India under a scheme of corporatization or demutualization approved by SEBI, Securities Board of India, shall be the cost of acquisition of its original membership of the exchange. यानी कैसे केस में बताया गया कि the cost of equity share of share allotted to a shareholder of a recognized stock exchange, जिस प्राइस पर आपको वहां से आपने परचेज किया हुआ है, जो प्राइस आपने पे किया है, वही प्राइस आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। अगला आ रहा है कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन टू एम्प्लॉय, वेयर कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वीट शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर। स्वीट क्या होता है, जो एम्प्लॉय को दिया जाता है। The cost of acquisition of it shall be the fair market value which has been taken into the account while computing the value of purchased। यानी जो शेयर, स्वीट शेयर जो कि एम्प्लॉय लोग को दिया जा रहा है, उस जिस दिन दिया जा रहा है उस दिन जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी, उस सुविधा की वैल्यू जो होगी, वही वैल्यू आपकी कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट मान जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय वैसे भाग दिए हुए शेयर हम। 13 है कॉस्ट, देखिए खाली कॉस्ट 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 कॉस्ट, जो भी हम कॉस्ट नहीं किया हो गया, हाहाकार मच गया। हर एक चीज के बारे में कॉस्ट 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 पता करना पड़ रहा है, हर चीज बारे में देखना पड़ रहा है कि किसकी कॉस्ट क्या माने, क्योंकि वही कॉस्ट लेस करेंगे तभी कैपिटल गेन आएगा। लोग कॉस्ट ज्यादा लेस ना कर लें, इस पर हर एक चीज पर इन्होंने प्रोविजन बना रखा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, सबको सुन रहे हैं ना, आवाज आ रही है सबके पास ना? यस सर। सुन रहे, देखते हैं आराम से, देखिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स बीइंग राइट ऑफ अ पार्टनर इन द लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, where a private company or unlisted public company is converted into a limited liability partnership। अगर लोग प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी LLP में कन्वर्ट हो रहे हैं, the cost of acquisition of the above mentioned capital assets to the partner shall be deemed to be the cost of acquisition of the share in the company immediately before its conversion। यानी कि जिस वैल्यू पर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप मेंटेन करेंगे, जो भी कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट होने पर जो नई कंपनी, नया फॉर्म LLP बना, उस LLP में जितने भी सारे एसेट्स वहां से आके रिकॉर्ड किए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए, जिस वैल्यू पर आप रिकॉर्ड करेंगे वही वैल्यू उनके लिए उसकी पहले वाली उसकी कॉस्ट मानी जाती है, उसकी कॉस्ट में बेचे, इसका मतलब। अब थोड़ा और आगे बढ़े अगर, तो इतनी सारी कॉस्ट, सबकी कॉस्ट दिख रही है हमको,
ढेर सारी कॉस्ट है। कुल देखा जाएगा तो अभी हम लोग फिर भी 18, 19, 20 की कॉस्ट है, इतनी तब 20 वाली कॉस्ट पढ़ना है। और जब 20 कॉस्ट खत्म होगा तब जाके मेरा आएगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में कितना कहाँ कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, इम्प्रूवमेंट क्या नहीं है कुछ प्रॉपर्टी। डिडक्शन चैप्टर में थ्योरी बहुत ज्यादा है, थ्योरी में समझो उसको, तुम इसको प्रोविजन समझो कि पूरा फुल प्रोविजन है, और एक भी प्रोविजन भूला तो सब गया। हालांकि थोड़ी थोड़ी बोरिंग होती है बच्चों को इतना ढेर सारा कवर करने में, लेकिन भाई प्रोविजन है तो पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस से पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हम लोग इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बोरिंग और होगा भी होगा तो उसको बोरिंग मत करिए, उसको समझ के समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए वियतनाम को पढ़ना है। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि किसकी कॉस्ट क्या लें। जब क्वेश्चन में आ जाएगा कोई पॉइंट हमें नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मेहनत बेटा सिर्फ एक बार करनी है, एक बार समझना है, पढ़ना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाते हैं कोई दिक्कत होगी नहीं हम लोगों को, आगे दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार तो आपको फर्स्ट राउंड में मेहनत तो करनी है, इसलिए से भागना नहीं। ठीक है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई अरे क्या सब कैसा चल रहा है, तो घबराओ नहीं इसको लेकर के। क्यों मैं घबरा रहे हो सलब? नींद आ रहा है भूमिका? नो सर, हमको तो अब अच्छा घबराइएगा लगता नहीं। है प्रोविजन पढ़ने में। जितने प्रोविजंस हैं ये सब स्पेसिफिकली खाली लगा है थ्योरी, बड़े सब न्यूमेरिकल में पूरा काम आने वाला है। फिर नहीं पता रहेगा तब न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे आप। अब इसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, जैसे कि छोड़ के आगे बढ़ जाए न्यूमेरिकल पहुंच जाए। अब इसको छोड़ के हम पहुंच जाए न्यूमेरिकल पर तो वहां हम लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं रहेगा कि कब किसी कॉस्ट लेनी है, कब किसी नहीं लेनी, कब हायर लेना है, कब लोअर लेना है, कब नहीं लेना है, कब नील मानना है, क्या करना है, कैसे मानेंगे समझेंगे जब इसको हमको कवर करना ही पड़ेगा। इसलिए आप इसको बोरिंग मत होइएगा। हाँ, ये हम कह सकते हैं थोड़ा जल्दी करना हो अगर तो एक बार आप इसको आप पहले अपने से भी रीड करके रखे रहा करिए और हमसे डिस्कस किया करिए, जल्दी खत्म होगा। ठीक ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं। 14 क्या कह रहा है देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स बीइंग अ यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट where the aforesaid assets become a property of the assessee in consideration of a transfer of the share of a special purpose vehicle. ठीक है, the cost of acquisition of the unit shall be deemed to be cost of share. जो cost of उसका share होगा वही उसकी cost of acquisition मान ली जाएगी। फिर आ रहा है cost of equity share in lieu of preference share. अच्छा, where the equity share of a company are issued in lieu of preference shares of the company, the cost of equity share shall be the cost of the preference share which the asset is required. जैसे मान लो कि आपने क्या किया था कि पहले से आपको प्रेफरेंस शेयर मिला हुआ है और ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर था, आगे जाके प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गया। पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, अब आप क्या बन गए, इक्विटी शेयर होल्डर बन गए। तो इक्विटी शेयर होल्डर जिस समय आप बन गए यानी प्रेफरेंस शेयर्स ही आपका इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। तो इक्विटी शेयर होल्डर बनने के लिए आपने पेमेंट किया नहीं, कोई परचेज किया नहीं, आपका प्रेफरेंस वाला ही इक्विटी बन गया। तो जो प्रेफरेंस शेयर की आपकी परचेज कॉस्ट थी वही इक्विटी वाली कॉस्ट मान ली जाएगी। ठीक है। ठीक है। फिर है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स बीइंग अ यूनिट और यूनिट इन द कंसोलिडेटेड प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। इसमें क्या है, द कॉस्ट ऑफ न्यू यूनिट और यूनिट शैल बी डीम्ड to be the cost of acquisition to him a cost of original of unit। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं तो आप वहां से यूनिट मिलता है, आपको जिस प्राइस पे आपको यूनिट मिला आपको अलॉट किया गया, परचेज किया था वही प्राइस आपकी एक्विजिशन मानी जाएगी। जब आप सेल करेंगे यही प्राइस उसमें लेस करेंगे कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है, हम आते हैं इस पर सीधे 17 पर। Cost of acquisition in case of advance money received as a result of a previous negotiable for transfer with someone else। ठीक है, सलब जी आप हैं कि चले गए? सलब समझ में आ रहा है, सुन रहे पा रहे हैं या फिर सब ऊपर से जाने लगा? बोरिंग तो नहीं, घबरा तो गया आप ना? घबराहट नहीं हो रही है? आ रहा है सर लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। भूमिका जी आपको मेरी आवाज आ रही है ना, आप समझ पा रही हैं या सो गई? यस सर। तो थोड़ा सा थ्योरी हम रोकना बोलना पड़ रहा है इस बात को लेकर के कि तो थ्योरी बेस हो रहा है, इसको थ्योरी नहीं, इसको प्रोविजन ही मान चलो, इसको कवर करना पड़ेगा। एक दो बार को रीड भी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। और
ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ एडवांस मनी रिसीव हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस नेगोशिएबल फॉर ट्रांसफर ऑफ विथ समवन एल्स when any capital assets was on any previous occasion the subject of negotiation for its transfer, any advance or other money received and retained by the assessee in respect of such negotiable decision shall be deducted from the cost for which the assessee was acquired the written down value of the fair value, ठीक है, as the case may be in the computing the cost of acquisition such advance received for the forfeited on or 1 October 4 it shall be deemed to be the income of the assessee and chargeable under the head of income from other sources. It shall not be deducted from the cost of the cost etc of the asset. अब समझो इस पॉइंट पहले हम लोग समझ ले भाई लॉ की लैंग्वेज तो हमने पढ़ लिया, अब पता नहीं क्या लिखा है, पूरा लाइन पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता क्या लिखा है क्योंकि लॉ की भाषा है। अब तुमको अपने तरीके से बताते हैं इसको कि क्या कहना चाह रहा है इस लॉ में, इस प्रोविजन में। देखो हम कह रहे हैं ना कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी एक बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है। सलभ भैया मेरे पास आए, निगोशिएशन हुआ इनसे हमारे साथ, सर प्रॉपर्टी खरीदना है। हमने कहा ठीक है, हाँ हम बेच रहे हैं इसको, आप अगर आप चाहें तो इसको आप खरीद सकते हैं, खरीद लीजिए। ये प्रॉपर्टी हमारी 50 लाख रुपए की है, तो लेकिन कस्टमर बहुत आ रहे हैं तो जल्दी खरीदना होगा। तो सलभ ने कहा सर अभी आप हमसे काम करिए, आप हमसे 2 लाख रुपए एडवांस कर लिए, तुरंत हमसे आप ले लीजिए और ये मेरा आप बुक कर लीजिए, और इस प्रॉपर्टी को अब किसी को आप बेचिएगा नहीं, हम ही को आप दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग खरीदने वाले हैं, आप किसी और मत सेल कीजिएगा, ठीक है। देन अब क्या होगा इन दिस सिचुएशन, हमने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप इस तरह से कह रहे हैं ठीक है, हम चलिए 2 लाख का एडवांस हम दे दीजिए, हम रख लेते हैं और प्रॉपर्टी किसी और को हम सेल नहीं करेंगे। लेकिन यह है कि आप कब तक फुल पेमेंट कर देंगे? समय लिया हमसे, सर 6 महीने का समय दीजिए, हम पैसे का अरेंजमेंट कर लेते हैं और 6 महीने में आपको फुल पेमेंट 28 लाख कर देंगे, प्रॉपर्टी उस समय में आप मेरा नाम लिख दीजिएगा, रजिस्ट्री करा दीजिएगा। मैं चलो ठीक है, 6 महीने तुम्हारे संबंध के नाते तुम्हारे 6 महीना हम वेट कर लेते हैं। लेकिन याद रखो कि 6 महीना से और लेट मत करना, अगर 6 महीने से और लेट करोगे तब भैया हम तो किसी और को बेच देंगे, क्योंकि हमको पैसे की जरूरत है, हमको बेचना है, तुम्हारे ऐसे कितना रुकेंगे हम? ऐसा होता है नहीं होता है महेंद्र? मेडिकल लाइफ में ऐसा होता है नहीं होता है सर? नॉर्मली ऐसा होता है। तो संबंध के नाते हमने मान लिया तो ठीक 6 महीना वेट कर लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे हम। और उसमें अब इन्होंने कहा सर 2 लाख रुपए दे रहे हैं, इसके लिए तो सर कोई पेपर बनवा लीजिए आप इसका, ताकि सबूत रहेगा कि हाँ 2 लाख हमने दिया है। हमने ठीक है बनवा लो, पेपर बनवा लिया हमने, और उसमें हमने लिख भी दिया है बात कि 6 महीने के अंदर अंदर ये फुल पेमेंट करेंगे तभी रजिस्ट्री काम कर देंगे, तो इनको सेल कर देंगे हम। अगर 6 महीने तक फुल पेमेंट नहीं कर पाए तो किसी और को हम इसको से प्रॉपर्टी सेल कर देंगे, और जो ये 2 लाख रुपए इन्होंने एडवांस में जमा किया है ना, ये 2 लाख रुपए इनको हम फॉरफिट कर लेंगे, इनको वापस भी नहीं करेंगे, क्योंकि 6 महीना हमने जो इंतजार किया उसके बाद इन्होंने परचेज नहीं किया, हमको धोखा दिया। इसका मतलब इसके खजाना में हम 2 लाख जो इनका एडवांस मनी है वो फॉरफिट जब्त कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, वापस नहीं करेंगे। ये शर्त पर हमने ये डन किया था ट्रांजेक्शन। तो भाई इनकी कुछ शर्त हमने माना तो कुछ मेरी भी माना इन्होंने। सलभ जी ने कहा ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, चिंता मत करिए, 2 लाख का ले लीजिए आप, हम 6 महीने में परचेज कर लेंगे, फुल पेमेंट करेंगे। अगर नहीं कर पाए तब आप किसी को दे दीजिएगा और 2 लाख रुपए आप रख लीजिएगा, 2 लाख वापस नहीं करिएगा, ठीक है। ये बात हमने लिख दिया। जैसे सर गांव में बयाना वयाना दिया जा रहा है ना सर किसी सामान को खरीदने के लिए, ऐसा होता है। इसे लॉ में जो लिखा है वो लॉ की लैंग्वेज है, हम तुमको एकदम प्रैक्टिकली बता रहे हैं लैंग्वेज में, अपनी भाषा में। तो होगा क्या, मान ले 6 महीना बीत गया, 7 महीना बीत गया, हम सलभ से कह रहे हैं सलभ 7 भैया 7 महीना बीत गया, अब तो पूरा फुल पेमेंट करो, परचेज करो, दिल्ली प्रॉपर्टी हमारा में सेल करना है। अब सलभ कहे सर पैसा ही व्यवस्था नहीं हो पाया है, या फिर अब मेरा प्रॉपर्टी करने का, हमने कोई दूसरा प्रॉपर्टी पसंद आ गया, हमने दूसरा खरीद लिया, अब आप काम नहीं खरीदेंगे। तो भैया आपको नहीं खरीदना रहा तो हमको काय फंसाए थे आप, 6 महीने रुकवाए थे हमको आप। अब जाइए, आपका 2 लाख रुपए जो जमा था ना वो जब्त हो गया, 2 लाख वापस नहीं करेंगे आप काम, अब प्रॉपर्टी किसी और सेल करेंगे। तो ये बताओ, प्रॉपर्टी भी सेल नहीं किया हमने और मेरे पास 2 लाख रुपए क्या फ्री में आ गया जो हमने जब्त कर लिया। बस समझ में आया? हेलो, सर? हाँ सर, ये 2 लाख रुपए की तुम्हारी तो सीधे सीधे इनकम हो गई है। अब वही तुमसे ये बात कह रहा है कि अगर 1/4 जो लिखा है डेट दिया हुआ है यहाँ पर कि जो एडवांस मनी होती है रिसीव होती है, फॉरफिट किया है,
ऑन और आफ्टर 1/4/2014, 1/4/2014 के बाद ऐसा कोई एडवांस मनी हमने प्रॉफिट किया हुआ है, ठीक है, तब तो ये आपकी जो है इनकम मानी जाएगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपकी टैक्सेबिलिटी की हो जाएगी। भाई 2 लाख में इनकम हुई है, हम इस 2 लाख इनकम पर टैक्स जमा करेंगे, हम इस 2 लाख की इनकम पर टैक्स जमा करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में जाकर के, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 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 अगर 1/4/2014 से पहले का प्रॉपर्टी वो हमने प्रॉफिट किया है, अमाउंट जब्त किया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में 1/4/2014 से पहले का था, तो ये 2 लाख रुपए जो है ये हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाएगी। ध्यान देना, लेस करेंगे हम लोग। अगर मान लो प्रॉपर्टी हमने 20 लाख खरीदा था, तो 2 लाख रुपए हमको तो एडवांस में जब तो मिल गया, फायदा हो गया, तो 2 लाख रुपए वहां से लेस कर लो। अब प्रॉपर्टी मेरी जो खरीद प्राइस थी हमारी परचेज प्राइस 18 मानी जाएगी। 2 लाख रुपए वहां से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस कर लेंगे हम, क्योंकि लेस करने का मतलब ही होता है भाई आप जब बेचेंगे तो भाई कॉस्ट कम घटाएंगे, 18 घटाएंगे, 2 लाख से एकदम बढ़ के आएगी, कैपिटल गेन बढ़ के आएगा, तो ऑलरेडी हम 2 लाख पर बढ़ा के टैक्स जमा करेंगे। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं कि अगर 2014 से पहले का था तो आप अपनी कॉस्ट में से ये 2 लाख जो आपने प्रॉफिट किया है अमाउंट किसी और का एडवांस में, उसको आप लेस कर लीजिए। अगर 2014 के बाद का है तो क्योंकि इनकम है तो आप जाइए अदर सोर्सेज में जाके इस पे इनकम टैक्स दीजिए, इसके ऊपर टैक्सेबल देना है आपको 2 लाख पर, चाहे यहाँ दीजिए चाहे वहां दीजिए। अगर सोर्सेज में देंगे तभी देना है, और यहाँ दे रहे हैं लेस कर लिया तो समझ हुई क्या अपने आप। अब बात क्लियर हुई, कभी भी नहीं क्लियर हुई? हो गई सर। चलिए यहाँ तो कोई, अब हम आपसे कहेंगे कि बाकी जो है कितने बचे हैं, 18 से बचे हुए हैं ना, क्या क्या बचा है इसमें? अब एक बचा है आपका प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन फॉर द, क्या है, inadequate consideration। अच्छा, the cost of acquisition of the immovable property shall be the stamp duty value determined as an 50C। यानी कि इसमें केस में कह दिया कि मान लो आपने अगर प्रॉपर्टी लिया हुआ है एकदम inadequate consideration, यानी कि 50 लाख की प्रॉपर्टी को आपने 5 लाख में खरीद लिया है, आप कह रहे हैं पेपर में 5 लाख खरीदा है, तो गवर्नमेंट पागल थोड़ी है कि inadequate आप दिखाएंगे प्राइस तो मान लेगा, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी को 5 लाख नहीं मानेगा। फिर वहां पर जो रिवैल्यूएशन हुआ होगा, असेसिंग ऑफिसर स्टैंप ड्यूटी जो अपने पेपर पर लगा होगा वही लगता है भाई, आप भले ही कम प्राइस पे सेल करो लेकिन स्टैम्प ड्यूटी के बराबर तो आपको शो करना ही पड़ेगा पेपर पर, जितना आपने शो किया हो वही आपकी कॉस्ट मानी जाएगी, ऐसे केस में कम वाली नहीं मानी जाएगी। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रॉपर्टी अंडर द इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी, कहां गया, शैल बी द फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू डिटरमाइंड द इनकम टैक्स पर्पस 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, तो यहाँ तब नहीं इसको। अब 19 की बात करें तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स डिक्लेयर्ड एंड असेस्ड अंडर द इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। अच्छा 2016, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द अफोर्सेड एसेट्स शैल बी डीम्ड टू बी द फेयर मार्केट वैल्यू एट द एसेट्स व्हिच हैज बीन टेकन टू द अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ द सेड स्कीम। ठीक है, देखो होता क्या है कि ये स्कीम पता है ये 2016 में आई थी, डाला गया था कि जिनके पास भी बेनामी प्रॉपर्टी है वो छिपा के रखे हुए हैं और चाहते हैं कि अब इसको गवर्नमेंट स्कीम निकाला भैया इसको आप शो कर लीजिए, जब शो जिस दिन आप शो कर लेंगे ना उस दिन से क्या मान लेंगे, आपको डीम्ड कर लेंगे, सेल्फ डीम्ड टू बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स, जिस दिन कॉस्ट मान लो उसका डिक्लेयर कर देंगे आपको जिस दिन आपने उसको शो कर लिया है स्कीम के तहत में। जो बेनामी प्रॉपर्टी लोग रखते हैं उसको शो कर दीजिए कि हाँ आपके नाम से है, आप ही का है, उसी दिन से जिस दिन आप शो करेंगे आपके नाम पर आएगा, उसी दिन से आपका कॉस्ट माना जाएगा। Where the capital gain arises from the transfer of capital assets converted from inventory, aside where cost of acquisition shall be deemed to be a fair market value has been taken into account purpose of sanitize via assessment। ठीक है, जिस दिन आपने जैसे हमने गोल्ड का एग्जांपल लिया था, कोई कैपिटल को आपने स्टॉक में कन्वर्ट किया है, तो जिस दिन आप कन्वर्ट कर रहे हैं उस दिन के फेयर मार्केट वैल्यू उसकी आपके हिसाब से आपकी उसकी कॉस्ट मानी जाएगी उस एसेट स्टॉक की। या मैंने डिस्कस किया था, करिएगा जब क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। अब आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यहाँ से लोग कल शुरू करेंगे, आज के लिए काफी टाइम हो गया, इतना काफी है इसके लिए, ठीक है, घबराना नहीं, एक क्लास 3 और चलेगी, इसका टॉपिक चलेगा और उसका सीधा इसी कोर्स न्यूमेरिकल ही चलेगा, इसके ऊपर ये चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा। अब कुछ मजबूरी है छोड़ सकते नहीं है, सारा प्रोजेक्ट पढ़ना है, बिना प्रोजेक्ट क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, इसलिए पढ़ना है। क्वेश्चन लगाने में बड़ा आसान होगा, 10 नंबर का पूछेगा आपसे 15 नंबर का, अगर तो बहुत कम काम बहुत कम समय में आप करना पा जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसे नहीं। ठीक है, सुन रहे हैं सभी लोग, बोलिए ठीक है, ओके।